जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम सीटेट एग्जाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जल मंदिर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी में स्थित है। नालंदा के समीप पावापुरी एक जगह का नाम है, वहां पर यह मंदिर तालाब के बीच में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थरों से किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? किस जिले में मखाने की खेती सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी या फिर सुपौल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जो मखाना होता है यह तालाब, झील तथा दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। साथियों देश के कुल मखाने उत्पादन का 88% मखाना बिहार राज्य में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन नंबर 1 अमीबा, कछुआ, फर्न या फिर व्हेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कछुआ। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सरीसृप वे जीव जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर सरक सरक कर चलते हैं, जिनमें कछुआ हो गया, इसके बाद सांप भी इसमें आता है, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। सांप, छिपकली और मगर भी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। साथियों हुवेल एक स्तनधारी जंतु है। हुवेल से क्वेश्चन बनता है तो आप टिक लगाइएगा स्तनधारी पर। अमीबा में साथियों एक कोशिका विद्यमान होती है, इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों किससे अभ्यारण्य का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 जल संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से या फिर डॉल्फिन संरक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन्य जीव संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अभ्यारण्य वह निश्चित स्थान होता है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथियों वर्तमान समय में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या लगभग 532 है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 3 अक्टूबर को, 3 नवंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 3 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों लोगों को विकलांगता के विषय में जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 7 है, रोनाल्ड रोज का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना सभी साथियों को। ऑप्शन नंबर 1 है चेचक से, हैजा से, ये साथियों ट्यूबरक्लोसिस होगा, ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया से। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों रोनाल्ड रोज एक प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज प्राप्त किया था इन्होंने 1902 में। ये प्राइज इन्हें साथियों मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए मिला था। मलेरिया बुखार जिस परजीवी की वजह से होता है उसका नाम होता है साथियों प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की खोज की वजह से इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और साथियों इनका जन्म 13 मई, रोनाल्ड रोज का जन्म साथियों 13 मई सन 1857 को उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है आज के प्रैक्टिस सेट का। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? ऑप्शन नंबर 1 लकड़ी, डीजल, गैस या फिर केरोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कौन सा पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? किस ईंधन की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है या नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैस। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बाकी के ईंधन लकड़ी हो, चाहे डीजल हो या फिर केरोसिन हो, इनके दहन से एक बहुत ही खतरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 आज का प्रैक्टिस सेट का। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सी गैस मनुष्य श्वसन के दौरान ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 का मलेरिया, डेंगू, पोलियो या फिर टिटेनस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिटेनस। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों टिटेनस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि डेंगू, मलेरिया और पोलियो ये तीनों संक्रामक रोग हैं। साथियों टिटेनस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 11 है फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों पहला समझते हैं फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र वह होता है साथियों, कोई भी किसान अपने खेत में लगातार एक फसल को नहीं बोता है, वह उस फसल को चेंज करता रहता है। जैसे आपने सर्दियों के मौसम में गेहूं बोई है, तो गेहूं के बाद आप उसमें गन्ना करेंगे, गन्ने के बाद कोई और फसल करेंगे, तो इसको बोलते हैं साथियों फसल चक्र। तो इसकी वजह से मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है आज के प्रैक्टिस सेट का। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोक्विन, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी की दवा होती है, इसे निश्चेतक गैस भी कहा जाता है। क्लोरोक्विन मलेरिया में काम आने वाली दवा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यह एक बहुत ही हानिकारक गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो साथियों क्लोरोफिल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों पारहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटॉन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है, इसकी वजह से ही पत्ते हरे रंग के होते हैं। साथियों यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी है और इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। साथियों क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल A तथा क्लोरोफिल B, और यह सभी स्वयपोषी पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल साथियों सभी स्वयपोषी पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो साथियों पहले तो हम समझते हैं समस्थानिक होते क्या हैं। साथियों समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो साथियों ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, यहाँ पर साथियों नीचे परमाणु क्रमांक लिखा हुआ, ऊपर परमाणु भार लिखा हुआ है। दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। पहले वाले का नाम होता है साथियों प्रोटियम, पहले वाले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे वाले का नाम ड्यूटेरियम जो आपने क्वेश्चन में है, और तीसरे वाले का नाम होता है साथियों ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसमें ड्यूटेरियम ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला प्रश्न देखेंगे समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? क्रियात्मक शोध, सेमिनार, केस स्टडी या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 केस स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि का सहारा लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। उसकी इस अधिगम स्तर में आ रही कठिनाइयों का पता करके उसको अधिक से अधिक अधिगम कराया जा सके और उसको सीखने की प्रक्रिया सरल बनाई जा सके। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 15 है द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग या फिर इनमें से सभी। तो साथियों पहले समझते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। साथियों कोई भी परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये 3 कण होते हैं हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इन 3 कणों से मिलकर कोई भी परमाणु बना हुआ होता है। साथियों परमाणु के नाभिक में 2 कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में, परमाणु नाभिक के बाहर कक्षाओं में गति करते रहते हैं।
तो साथियों इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और परमाणु के नाभिक में क्या हो गया, परमाणु के नाभिक में हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यही हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु के नाभिक में जितना भी वेट होता है, जितना भी भार होता है, उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दो ही तत्व होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, तो इनका योग ही हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या योग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, जीवन की मूलभूत इकाई है रक्त, ऊतक, कोशिका या फिर प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जीवन की मूलभूत इकाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह श्वेता जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें बेसभी क्रियाएं होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। साथियों कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी खोज के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और कोशिका के अध्ययन को साथियों को कोशिका जैविकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होगा? मुश्किल है, आसान है, असंभव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वह सतह जिस पर घर्षण बल बिल्कुल भी ना लगे, शून्य हो, उस पर चलना कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 असंभव है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों समझते हैं कि किस प्रकार से असंभव है। घर्षण बल क्या होता है साथियों? यदि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है, यही बल हमारा घर्षण बल कहलाता है। और इसकी दिशा साथियों सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। कोई सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो साथियों हम खुरदरी सतह पर बाइक हो या हम पैदल चल रहे हो आसानी से चल सकते हैं। तो शून्य घर्षण बल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल चिकनी सतह। तो साथियों उस पर चलना असंभव है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज के प्रैक्टिस सेट का, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाए, उसकी अनुपस्थिति में वस्तु का भार क्या होगा? अपेक्षाकृत ज्यादा भार हो जाएगा, पहले से भारहीन होगी, वजन ही नहीं लगेगा, या फिर अपेक्षाकृत अल्प भार हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह वस्तु हमें भारहीन लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों समझ लेते हैं किस प्रकार उसका वजन 0 हो जाएगा, भारहीन हमें वस्तु लगेगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F = ma। तो साथियों यहाँ पे a की जगह हम पूरा फॉर्मूला रख देते हैं गुरुत्वाकर्षण के पदों में। तो F = हो जाएगा हमारा mgh, जहाँ पर h हमारी हाइट होगी, m द्रव्यमान होगा, f होगा हमारा भार और g होगी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। तो साथियों यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर m × 0 × h आ जाएगा, चाहे m कितना भी भारी हो और हाइट कितनी भी ऊंचाई हो। तो ये टोटल का टोटल साथियों 0 आ रहा है। तो हमारा भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से भी हमारा भार 0 आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? जल संरक्षण से, वैज्ञानिक अनुसंधान से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर भूमि सुधार से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण से। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद है। इनका जन्म 1954 में, मेधा पाटेकर का जन्म साथियों 1954 में मुंबई में हुआ था। 1954 में मुंबई में हुआ था। और मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना भी की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना साथियों मेधा पाटेकर ने की थी। तो याद रखना सभी साथियों को। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का, पर्यावरणीय असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? भौतिकवादी सोच, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भोगवादी प्रवृत्ति या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इन सभी कारणों की वजह से पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन से हैं? गर्मियों में हमें कौन से वस्त्र सबसे उत्तम है पहनने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 रेशमी, सूती, पॉलिस्टर या फिर रेयॉन। तो साथियों गर्मियों में हम वो वस्त्र पहनेंगे ना जिसमें हमें गर्मी कम लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों सफेद कपड़े ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं
और वे उसमें विकिरण को परावर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित कर पाते हैं। तो जो कपड़ा जितना कम भाग ऊष्मा का अवशोषित करेगा उतनी ही गर्मी कम लगेगी। तो सूती वस्त्र ऊष्मीय विकिरण का साथियों परावर्तित कर देते हैं, उसको अवशोषण बहुत ही कम करते हैं, इसलिए हमें सूती कपड़ों में गर्मी कम लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का। पर्यावरण एक स्रोत है औषधि का, अधिगम का, ऊर्जा का या फिर इनमें से सभी। तो पर्यावरण किसका स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। पर्यावरण से हमें औषधि भी मिलती है, हमें अधिगम भी मिलता है, हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 आज के प्रैक्टिस सेट का। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। साथियों ये क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 24 है, जल समस्या का निराकरण संभव है समुचित जल प्रबंध करके, जल अपव्यय को रोककर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो सोचो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये सभी युक्तियां अपनाकर, ये तीनों की तीनों युक्तियां अपनाकर हम जल समस्या का निराकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या फिर नाभिकीय परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। साथियों रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है और उस पदार्थ से जो पहले वाला पदार्थ था वो पुनः नहीं बनाया जा सकता है। तो दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा। और भौतिक परिवर्तन में वह पदार्थ पुनः बन जाता है, जैसे मोम का पिघलना हो गया। साथ ही मोम पिघलने के बाद रहेगा तो मोम ही ना, तो उसको हम दोबारा से पिघलाकर किसी साँचे में डालकर दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं। तापीय परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है, कोई गर्म चीज ठंडी हो जाए या ठंडी चीज गर्म हो जाए। नाभिकीय परिवर्तन साथियों नाभिक में जो परिवर्तन होता है परमाणु के, उसको नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा दूध से दही का बनना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? बागवानी, भ्रमण, समूह कार्य या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी केंद्रित, समुदाय केंद्रित, अध्येता केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित। तो कौन सा अर्थ बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुदाय केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्य केंद्र मानकर, किसी छात्र को ही मुख्य केंद्र मानकर उन्हीं के अनुरूप हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और उसी के अनुरूप हमें अपनी पढ़ाने की विधि तैयार करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है आगमन, व्याख्यान, निगमन या फिर प्रयोगशाला। तो पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है, उसके बाद हम बच्चों पर यह विधि अपनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस सतह पर होना चाहिए? राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर विद्यालय स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 आज के प्रैक्टिस सेट का और लास्ट प्रश्न होगा ये, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान से देखना है। टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों TLM इसका तात्पर्य होता है शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री। हम अपनी शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भी सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह हमारा बोर्ड हो, चार्ट हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो या कोई भी मॉडल, नक्शा, ग्लोब, कुछ भी हो, जो भी हम सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो हमारी TLM है। और TLM का उपयोग साथियों शिक्षण को रुचिकर बनाता है और अधिगम इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चे आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं TLM का उपयोग करने से। तो साथियों ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।
हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।